सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस 10th ऑफ मई के लिए। सो अपने आज कुछ 5 टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले एक एडिटोरियल को अपन डिस्कस कर रहे हैं, सीरिया होम कमिंग। अरब वर्ल्ड मस्ट हेल्प रीबिल्ड सीरिया व्हाइल कीपिंग अप प्रेशर ऑन असद, ठीक है। तो ये मोस्टली सीरिया से रिलेटेड थोड़ी सी बात की जा रही थी कि सीरिया पे कैसे वर्क करना चाहिए सबको। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, अपने लिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि सीरिया कौन से मैप के लोकेशन पे है, और यूपीसी के फिल्म में क्वेश्चन पूछेगा। यूपीसी पूछेगा मेडिटेरियन सी को सीरिया टच करता है या नहीं करता है, राइट। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। सीरिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या हैं, आपको ये ध्यान होना चाहिए, राइट। तो अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सीरिया को सबसे पहले जॉर्डन टच करता है, इसराइल टच करता है, लेबनान टच करता है, टर्की टच करता है, ठीक है, इराक टच करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि सीरिया को कौन से टच करती है कंट्रीज, 5 कंट्रीज टच करती है, ठीक है। इराक, जॉर्डन, इसराइल, लेबनान, टर्की, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए अगर मैप में क्वेश्चन आता है तो। और आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि मेडिटेरियन सी से सीरिया टच होता है या नहीं होता है, तो वो टच होता है, ठीक है। और अपने को एक कम्युनिटी के बारे में ध्यान होना चाहिए जो कि सीरिया में पाई जाती है, तो उसका नाम है कुर्द्स। कुर्द्स क्या है? आर द लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी ऑफ सीरिया। Kurds have established a self-governing region in northeastern Syria. Majority of the Syrian Kurds speak Kurmanji. As of 2011, Kurds have made around 7 to 10% of the Syrian population. तो आप देख सकते हैं कि कुर्द्स के बारे में क्या क्या अपने को बताया गया है कि ये लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी है। और यूपीसी क्या करेगा? यूपीसी आपको यहाँ पे बोल देगा कि कम्युनिटीज इन न्यूज, और यहाँ पे आपको कंट्रीज लिख देगा। तो आपको सीरिया में ये ध्यान होना चाहिए कि कुर्द पाए जाते हैं। कुर्द के आगे वो डाल देगा टर्की, तो या वो डाल देगा स्पेन। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नहीं, ये सीरिया में पाई जाती है कुर्द सबसे ज्यादा, ठीक है। एथनिक माइनॉरिटी वहाँ की। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो आप ये देखिए कि आप मैप से क्या रिलेट कर सकते हैं। अगर ये सीरिया आ रहा है तो ये आपके किस टॉपिक में आएगा, क्योंकि मीन्स में डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, यहाँ से पूछेंगे तो डायरेक्टली प्रीलिम्स में, ठीक है। जैसे कि अरब स्प्रिंग क्या था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अरब स्प्रिंग के बारे में डायरेक्ट यूपीएससी ने प्रीलिम्स पहले क्वेश्चन पूछ रखा है। और जैसे ही मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये लोग कंट्रीज को मैच कराने पूछते हैं, तो 2022 में इन्होंने 2-3 सवाल पूछे जो कि इन्होंने सिर्फ कंट्रीज के ऊपर पूछे। तो आप सोचिए कि कंट्रीज कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक कहता है दिल्ली एलजी सीक्स रिपोर्ट ऑन केजरीवाल हाउस कमीशन एनजीटी फॉर्म्स पैनल। तो अपने लिए यहाँ पे दिल्ली एलजी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या न्यूज चल रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन वर्क में आ रहा है? एनजीटी वर्क में आ रहा है, राइट। तो एनजीटी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनजीटी अब यहाँ पे क्या काम करना चाहता है और वो काम कैसे करता है। तो अपने पास उसके लिए कुछ 5 पॉइंटर्स है जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, जो आपको ध्यान होनी चाहिए, राइट। अगर वो आपको ध्यान है तो अगर प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। एनजीटी को लेके प्रीलिम्स में पहले कोई क्वेश्चन बना है क्या? तो 2010 में जाके एनजीटी में जैसे ही ये बना था वैसे ही प्रीलिम्स क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। 2018 के आसपास एनजीटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आपको वो चीज ध्यान होनी चाहिए। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि एनजीटी क्या होता है, राइट। एनजीटी क्या होता है? ये तो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है ये, जो कि एनजीटी एक्ट के अंदर बनी 2010 में। किस लिए? मतलब कोई भी अगर केसेस होते थे ना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, कंजर्वेशन को लेके, तो क्या होता था कि बहुत टाइम लगता था अगर सुप्रीम कोर्ट जाते थे। तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाई गई। किसके लिए? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए और कुछ अदर नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए एक बॉडी बनाई गई कि उससे जल्दी डिस्पोजल होगा केसेस का, ठीक है। जब अपन ने एनजीटी को स्टैब्लिश किया तो इंडिया एक ऐसी थर्ड कंट्री बनी जो कि इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल को क्रिएट कर पाई, राइट। क्या कर पाई? इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल को क्रिएट कर पाई। किसके बाद? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद वर्ल्ड में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। और आपको ये जानकारी होगी कि डेवलपिंग कंट्री में करने वाली ये सबसे पहली कंट्री है, ठीक है, ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करने वाली, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि एनजीटी के बारे में अपने को और क्या पता होना चाहिए। तो एनजीटी को अगर कोई केस आया तो उसको डिस्पोज करना पड़ता है वो केस विद इन 6 मंथ्स ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेम, ठीक है। मतलब अगर आपने आज फाइल किया तो आने वाले 6 महीने में आपका केस डिस्पोज हो जाना चाहिए, राइट। मतलब खत्म हो जाना चाहिए, उसकी सीटिंग बनी नहीं रहनी चाहिए। तो ठीक है, एनजीटी की आज 5 सीटिंग्स अवेलेबल है, राइट। सबसे पहले न्यू दिल्ली, फिर भोपाल, फिर पुणे, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई। मेन सीटिंग न्यू दिल्ली है, उसके बाद ये 4 आती हैं, लेकिन ये आपको स्टेट्स एग्जाम ये सब पूछा जाएगा, ये सब ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कितने मंथ्स में डिस्पोजल किया जाता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड
ये मतलब क्यों बनाई गई, इसका क्या है, वर्क क्या है। ये स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है जो कि डील करती है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और ये सबसे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें से क्या पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, तो उसके बाद अपन देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है एनजीटी का। ठीक है, आई होप आपको ये एनजीटी के बारे में पता पड़ गया। अब अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कुछ अपने पास चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उनकी टर्म क्या होती है, कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनके अपॉइंट किया जाता है अपने को 3 साल या तो 65 ईयर्स। ठीक है, जो भी अर्लियर हो। लेकिन वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं क्या, तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। राइट, सो चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके साथ, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट, और सिलेक्शन कमेटी शैल बी फॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर्स। तो सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट की जाती है ये सब सारे मेंबर्स को जिनको अपॉइंट करना है। ठीक है, सो देयर शुड बी एटलीस्ट 10 जुडिशियल मेंबर्स, 10 जुडिशियल मेंबर होने चाहिए और 20 एक्सपर्ट मेंबर होने चाहिए। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3 to 65 ईयर्स इसका एज का ब्रैकेट है। रीअपॉइंटमेंट के एलिजिबल नहीं है। कितने मेंबर्स होने चाहिए वो बता दिया मैंने आपको। सिलेक्शन कमेटी इनके मेंबर्स को डिसाइड करती है। राइट, तो ये सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर्स में इसके ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि इसका अब पावर्स और जुडिक्शन क्या है। इसको बनाया गया था, इसको कुछ ना कुछ पावर भी दी होगी। राइट, सो ट्राइब्यूनल के पास सारे सिविल केसेस आते हैं। राइट, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। यहाँ पे आते हैं सिविल केसेस आते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, क्योंकि एक ट्राइब्यूनल की तरह काम कर रहा है। राइट, और अगर ट्राइब्यूनल के बारे में और देखें तो ये बाउंड नहीं है बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नॉट गाइडेड बाय सिविल प्रोसीजर। तो कौन गाइड करता है इसको, इसको गाइड किया जाता है बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो आप बोलोगे सर ये हम आपको क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में पूछ रखा है। यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं पूछा है इन्होंने, यूपीएससी की पीपीएफओ के पेपर में पूछ रखा है कि इसको कौन गाइड करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या कोई और। ठीक है, तो अगर ये कोई ऑर्डर वगैरह पास कर रहा है तो इसको क्या देखना पड़ेगा, इसको ये देखना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब प्रिकॉशन लेते हुए चलना है। पॉल्यूटर सेज प्रिंसिपल, माने कि कौन कितना पॉल्यूट कर रहा है उस हिसाब से डिसीजन देना। ठीक है, और अगर कोई भी डिसीजन अगर ये ट्राइब्यूनल देता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसका जो मतलब लाइक उसकी जो वैल्यू होती है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बराबर होती है। राइट, अगर कोई भी एनजीटी के एक्ट के प्रोसीजर या उसको नहीं फॉलो करता है तो उसको एक फाइन भी देना पड़ सकता है। राइट, जो कि हो सकती है इम्प्रिजमेंट में एक्सटेंड टू द 3 ईयर्स या फाइन बीच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ रुपीस, या तो दोनों हो सकते हैं। राइट, ठीक है। ठीक है सर, तो ये लास्ट अपील होता है कि आप एनजीटी के पास सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट के पास एनजीटी की अगर डिसीजन आया, अगर आप सहमत नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं विद इन 90 डेज। ठीक है, लेकिन 90 डेज के बाद नहीं जा सकते, 90 डेज के अंदर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एनजीटी सिविल केसेस से कौन सी डील करती है, मतलब कैसे डील करती है, तो अपने पास ऐसे काफी सारे एक्ट हैं जो एनजीटी को पावर देते हैं कि वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो काफी सारे एक्ट्स हैं जो कि एनजीटी को सपोर्ट करते हैं कि आप इन केसेस से आराम से डील कर पाए। तो अपन ये देखते हैं कि एनजीटी की स्ट्रेंथ क्या रही है। ठीक है, अपन ने कुछ पावर्स एंड डिरेक्शन देखे, अब अपन एनजीटी की स्ट्रेंथ देखते हैं। राइट, ठीक है, तो एनजीटी की स्ट्रेंथ क्या है, इन्वायरमेंट की कोई भी एक्टिविटीज होती है तो उसको अगर कोई डिस्टर्ब होता है इन्वायरमेंट को तो उसमें करने में मदद करता है। ठीक है, उसको ठीक करने में मदद करता है। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होता है, फास्टर होता है देन द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट में 100 दिन लग रहे थे तो यहाँ पे 10 डेज लगते हैं। ठीक है, टाइम बाउंडेशन है जहां पे आपको डिसीजन देना पड़ेगा। राइट, लिटिगेशन की जो बर्डन हो जाती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में वो कम होने लग जाती है। राइट, उसके बाद जाके क्या बोलते हैं, ये काफी सारे फाइन्स और ये सब लगाता रहता है, तो उससे क्या होता है, लोग एक रूल बेस्ड ऑर्डर में बने रहते हैं। राइट, और सारी जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, मतलब किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे कि हाँ हम आपको इस टाइम रीअपॉइंट करेंगे या समथिंग ऐसा कुछ वापस रहेगा। राइट, तो अगर आप किसी के प्रेशर में नहीं रहते हो तो आप खुल के वर्क कर पाते हो। राइट,
सो अपन देखते हैं कि इनके पास कुछ चैलेंजेस होंगे, फिर अगर इतनी सारी स्ट्रेंथ है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होते ही हैं, ठीक है। तो इनके पास काफी सारे, जो अपन ने ये देखा कि इनको 6 मंथ्स में केस डिस्पोज करने होते हैं, तो 6 मंथ्स में अगर इनको केस डिस्पोज करना है तो इनके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी होती है, इनके पास ह्यूमन रिसोर्स पूरा होता ही नहीं है, तो ये 6 मंथ्स में केस कैसे डिस्पोज करेंगे, राइट। आपके पास टीम होनी चाहिए जब तो जाके आप केस को डिस्पोज कर पाओगे, राइट। और काफी बार देखा जाता है कि जो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है टू अपॉइंट मेंबर्स, तो वो काफी बार सही भी नहीं पाया गया है, तो उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अगर वही जजमेंट अगर इनका वापस री अपील किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो लिटिगेशन बर्डन वापस बढ़ जाता है। तो अपन को उस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये कोई डिसीजन दे रहे हैं तो इनके डिसीजन को फॉलो अप किया जाए, कि बार बार वही डिसीजन वापस सुप्रीम कोर्ट ना चला जाए, तो फिर वो सेम चीज रह जाती है, राइट। फिर अगर अपन देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है इस चीज का, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है। कई बार एनजीटी काफी सारे प्रोजेक्ट्स रोक देता है जो कि इन्वायरमेंट को डिटोरिएट करते हैं, तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो उस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ इसके चैलेंजेस क्या है, इसके स्ट्रेंथ क्या है, इसके पावर जुरिडिक्शन का स्ट्रक्चर क्या है, और एनजीटी क्या होता है। कोई आपसे यही पूछ ले कि सर अच्छा बताओ एनजीटी क्या होता है, तो आप बता पाएंगे, राइट। और मैं को एक चीज बताता हूँ आपको कि इसका पावर में ये सुओ मोटो डिसीजन ले सकता है, ठीक है। अगर आप इसको आके कंप्लेन भी नहीं करोगे और इसको लगता है कि मुझे खुद डिसीजन लेना है, तो ये खुद ले सकता है। ये आपको तो रहेगा नहीं कि हाँ ये मुझे बोलेंगे तभी मैं डिसीजन लूंगा, राइट। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, इसके बारे में अपन को इतना ही जानना जरूरी था। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है साइक्लोन मोचा लाइकली टू डेवलप ओवर बे ऑफ बंगाल टुडे, ठीक है। सो मैंने आपको कल ही बोला था कि साइक्लोन के ऊपर कोई थोड़ा सा अच्छा सा टॉपिक आ जाए तो अपन उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, ठीक है, फिर उसको अपन कितने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, इज एन इंटेंस सेक्युलर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट्स ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई विंड्स एंड हैवी रेन। तो ये कैसे क्लासिफाई होता है, सबसे पहले वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस में, मतलब कि जो ओशियन होंगे वो वार्म होनी चाहिए, राइट। लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाई विंड्स होनी चाहिए, हैवी रेन होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर कोई आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ ले कि हाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, तो ये सारी कंडीशन आप उनको बता सकते हैं। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एन आई, ठीक है, एक आई बनती है इसमें, ठीक है, जब भी साइक्लोन डेवलप होता है। अ सेंट्रल रीजन ऑफ द क्लियर स्काइज, वार्म टेम्परेचर्स एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज होनी चाहिए। स्टॉर्म रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो स्टॉर्म्स क्या करता है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आप ये देख सकते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज। तो यूपीएससी प्रीलिम्स आपसे बोल देगा कि नहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलता है, तो आप यहाँ पे गलत कर देंगे, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए। द कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर, जो कंडीशन फेवरेबल होती है इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बनाने के लिए, तो उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, राइट। तो सबसे पहली कंडीशन आती है अपनी लास्ट सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। जो सी सरफेस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से हायर होना चाहिए, ठीक है। तो वो डायरेक्टली आपको एक कंडीशन बनता है कि आपका एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना चाहिए, ठीक है। अपन ने देखा था ऊपर की वार्म ट्रॉपिकल ओशन होना चाहिए, तो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर मांग रहा है। प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, तो कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए। स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, तो जो विंड की स्पीड है उसमें थोड़ा सा स्मॉल वेरिएशन चलेगा। और प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, तो जो पूरे साल में प्रेशर बना है वहां पे, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा लो प्रेशर होना चाहिए पूरे साल का, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। अपर डाइवर्जेंस अबाउट द सी लेवल सिस्टम, इसको आप थोड़ा ध्यान ना दे तो भी चलेगा, लेकिन आपको इन 4 कंडीशन के बारे में ध्यान होना चाहिए, राइट। सो ये थी कुछ कंडीशन जो अपने साइक्लोन्स जब फॉर्म होते हैं तो अपने को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। हर साल यूपीएससी साइक्लोन से तो एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। तो आपको इस साइक्लोन्स की कंडीशंस ध्यान होनी चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स कैसे होते हैं, और ये मोस्टली कहाँ फॉर्म होते हैं, बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होते हैं या ये अपने अरेबियन सी में फॉर्म होते हैं, ठीक है।
और ये कौन से मंथ्स में होते हैं मोस्टली, अगर होते भी हैं तो। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें ध्यान होगी तो आप इजीली अपने क्वेश्चंस को आंसर आउट कर पाएंगे और इजीली डील कर पाएंगे। तो आप बताओ सर कि आप 2000 में किस 20 में कोई क्वेश्चन पूछा था क्या साइक्लोन से? तो 2020 में ही क्वेश्चन पूछा था कि जेट स्ट्रीम्स ऑकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। ठीक है, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे आई बनती है, राइट? कहाँ पे देखा था अपन ने? ये देखिए, साइक्लोन्स इज कैसे फीचर ऑफ द साइक्लोन्स इन आई। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान देख के चलेंगे ना, तो आप इजीली अपने आंसर्स को, क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। और अपना उसके बाद थर्ड ऑप्शन था, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। तो अपन ने देखा कि अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो रहे हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस की तो बात ही नहीं हो रही है, राइट? वो हो जाता है गलत। ठीक है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि जो आप ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये डायरेक्ट आपको आंसर आउट करने में मदद करेगी आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है माइग्रेशन के बारे में, कि अपने यहाँ माइग्रेशन कैसा होता है, उसके पर्सपेक्टिव्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि अपने यहाँ माइग्रेशन कैसा है, उसके फैक्ट एंड फिगर्स। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अपन अगर कोई फैक्ट्स फिगर्स में अपने पास माइग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आया तो अपन कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 गिव्स द राइट टू ऑल सिटीजन्स टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये देखिए, अपन जैसे बोलते हैं कि माइग्रेशन बुरा है या अच्छा है, तो अपन कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपनी फंडामेंटल राइट है। अगर एक फंडामेंटल राइट है तो ये अच्छा या बुरा तो हो ही नहीं सकता है, राइट? या आपका एक फंडामेंटल आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। As per the census 2011, 45 million Indians moved outside and their district of birth for economic opportunities, be it employment or business। आप ये देखिए, कितने मिलियन इंडियंस तो सिर्फ उनके डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाते हैं, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के लिए। इन इंडिया द इंटरनल माइग्रेशन फ्यूल्ड बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड रूरल अर्बन वेज डिफरेंस। तो आप ये देखिए कि इंटरनल माइग्रेशन बढ़ने के रीजंस क्या हैं। सबसे पहले अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है। रूरल अर्बन में वेज डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि सैलरीज में जो डिफरेंस आ रहा है कि अर्बन एरियाज में मोस्टली थोड़ी सी हायर सैलरीज मिल जाती है एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज। ठीक है, इज फार ग्रेटर देन एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो इंटरनल माइग्रेशन का ज्यादा होने का ये दो रीजन है एक्सटर्नल माइग्रेशन से ज्यादा। ठीक है, तो इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 410 मिलियन इन 2014 टू 814 मिलियन बाय 2050। तो आप ये देखिए कि इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होने वाली है, कितने टाइम से कितने टाइम तक, राइट? लाइक डबल ही होने वाली है आपकी मोस्टली 40 ईयर्स में या 35 ईयर्स में आप मानिए तो। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि आप कितने टाइप के माइग्रेशन होते हैं। ठीक है, अगर आप इतने टाइप के माइग्रेशन होते हैं तो अपन उसको कैसे समझ सकते हैं या अपने लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? ये तो अपन ये देख लेते हैं, अपन ने ऊपर का थोड़ा सा पढ़ा, वो अपन देखते हैं कि इंटरनल माइग्रेशन का मैंने आपको बताया कि रीजन क्या है। वैसे मोस्टली एक्सटर्नल माइग्रेशन के रीजंस मैंने आपको बता दिए ऊपर ही, लेकिन अपन देख लेते हैं कि इसकी डेस्टिनेशन से कि कौन से सोर्सेस है जहाँ से ज्यादा माइग्रेशन होता है। तो सबसे पहले यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, आंध्र प्रदेश, ये सारे के सारे सोर्सेस है जहाँ से माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन किस साइड होता है? माइग्रेशन होता है दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा एंड कर्नाटक। ठीक है, तो ये सब मेजर सोर्सेस स्टोर्ड है जहाँ से कि माइग्रेशन दूसरी साइड होता है, तो अपने को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि सबसे पहले इसके अपने पास इम्पैक्ट क्या होते हैं कि अगर इतना माइग्रेशन होता है अपन एक जगह से दूसरे स्टेट पे जाते हैं, दूसरे स्टेट से अगर अपन दूसरी कंट्री चले जाते हैं तो इसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते होंगे या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते होंगे। ठीक है, तो अपन इसके सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, राइट? तो अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, तो वो मेंटेन बनी रहती है। ठीक है, तो कई बार काफी जगह डिमांड अच्छी होती है लेबर की, तो वो क्या होती है, सप्लाई से मैट हो जाती है। मतलब एक जगह से अगर दूसरी जगह माइग्रेशन होगा तो क्या होगा, लेबर की सप्लाई इजी हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक रेमिटेंसेस, मतलब जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको क्या रेमिटेंसेस मिलते हैं अगर वो दूसरे कंट्रीज में जाके वर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट मिलता है। कई बार अपने स्टेट में वो स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं जो अपन दूसरे स्टेट में जाके लाइक इजीली कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है कई बार, जरूरी नहीं है कि लाइफ इंप्रूव हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ कई बार इंप्रूव हो सकती है। लेकिन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जिसको रूरल एरियाज में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था, अगर वो दूसरे एरिया में जाके आराम से कमा पका रहा है तो फिर वो इजिली अपने फूड को सिक्योर कर पाता है, राइट? अपन ये देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज
हो रहा है, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्या कोस्टल एरियाज की पॉपुलेशन माइग्रेंट होकर इनर एरियाज में आ रहे हैं, तो वो इफेक्ट नहीं होंगे क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। उसके बाद अपन देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, डेमोग्राफिक एडवांटेज। अपन ये देख रहे हैं कि अपन डेमोग्राफिक डिविडेंड में है, तो आने वाले टाइम में अपन डेमोग्राफिक एडवांटेज का फायदा उठा सकते हैं कि अपनी जो यंग पॉपुलेशन वर्किंग एरिया में है, ठीक है, उसका फायदा उठेगा, ठीक है। तो अपनी क्या बोलते हैं, माइग्रेंट से रिलेटेड कोई एसडीजी गोल्स हैं क्या? तो माइग्रेंट से रिलेटेड एसडीजी गोल्स हैं लिविंग नो वन बिहाइंड, तो वहां पे अपन माइग्रेंट्स को भी साथ लेके चले ऐसा बताया गया है। लेकिन अपन ये देखते हैं कि अगर अपन ने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे तो सिंपल सी बात है कि इसका वो भी होगा, कुछ ना कुछ सारा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, नहीं? तो नेगेटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं अपन, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, राइट। सबसे पहले तो स्लम्स बढ़ते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो ठीक है, सब जनों को तो सेम लाइवलीहुड नहीं मिल सकता ना अर्बन एरियाज में, तो फिर ठीक है, स्लम्स इंक्रीज होते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है, जो अपने यहाँ के होशियार दिमाग है वो दूसरी कंट्रीज में जाके काम करते हैं, तो अपने यहाँ का जो टैलेंट है वो सारा का सारा वहां चले जाता है, तो अपन उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, ठीक है। फिर क्या होता है, इलिटरेट एंड काफी बार जो माइग्रेंट्स होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, राइट। तो इलिटरेट होते हैं तो क्या होता है, इलिटरेट एंड अंडर स्किल्ड माइग्रेंट्स, ठीक है, तो उनको प्रॉपर वर्क भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल अपन बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता है, लेकिन ये डेमोग्राफिक को अगर यूज अच्छे से ना किया जाए तो ये अपने लिए एक डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है, राइट। अगर अपन को स्किल्स ना दें अपन, तो फिर काफी सारे कम्युनल राइट्स और ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाती हैं, राइट। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है तो काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज, एमिनिटीज और सर्विसेज पे क्या प्रेशर बनता है फिर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके आप इम्पैक्ट में देख सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे इनके रिलेटेड, पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट तो अपन ने देखे, ठीक है। तो अपन इसके चैलेंजेस देख लेते हैं कि वेज सिस्टम अभी तक अपने यहाँ पे, अभी अपन ने 2020 में जाके वेज के ऊपर एक लॉ कोडिफाई किया है, अभी तक नहीं था अच्छे से, ठीक है। फिर हेल्थ हैजार्ड्स रहते हैं, काफी बार इनको माइग्रेंट्स वर्कर को ऐसे कंडीशन पे वर्क किया जाता है जहाँ इनकी हेल्थ डिटोरेट होती रहती है, ठीक है। माइग्रेंट्स को काफी बार इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि उनकी कौन सी राइट्स अवेलेबल है या कौन सी राइट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इंक्लूजन नहीं हो पाता है माइग्रेंट्स का, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या आ जाती है, ये आपके चैलेंजेस में काउंट होने लग जाते हैं, राइट। तो काफी बार इनको सोशल बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, लाइक आधार, कोई भी स्कीम्स हो या ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, ये सारी की सारी इनके चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो अपन अब देख सकते हैं कि अपन वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं, अपन काफी सारे ऐसी वेबसाइट्स बना सकते हैं या ऐसी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं जहाँ इनको हेल्थ हजार्ड के बारे में बताया जाए या इनकी जो बेनिफिट्स हैं इन तक कैसे और इफेक्टिवली पहुंचाई जाए, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। तो ये था अपना कुछ आर्टिकल आज माइग्रेशन रिलेटेड, ये मैंने आपको थोड़ा सा पार्ट कवर किया है, इससे आप मेंस का आंसर जरूर लिख पाएंगे क्योंकि आपको मैंने फैक्ट्स और डाटा सब कुछ दिए हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद जाके मैंने आपको टाइप्स के बारे में बताया है, ठीक है। उसके बाद जाके मैंने इम्पैक्ट और चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड बता दिया, तो आपके मेंस के आंसर में आपको इतना ही चाहिए होता है। मैंने आपको मोस्टली आराम से 150 से 250 वर्ड का आंसर दिया है, ये मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर के पॉइंटर्स दिए हैं, इनके अंदर का आप खुद एक्सप्लेन करेंगे तो आप इजीली उसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है द राइट टू हेल्थ गोल एंड अ रोल ऑफ ताइवान, ठीक है। तो राइट टू हेल्थ में ताइवान का क्या रोल है और राइट टू हेल्थ अपने लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये अपन देखते हैं। तो राइट टू हेल्थ एज विद अदर राइट्स इंक्लूड बोथ फ्रीडम्स एंड इंटाइटलमेंट्स। तो राइट टू हेल्थ में क्या क्या इंक्लूड होता है, बोथ फ्रीडम इंक्लूड होती है और इंटाइटलमेंट इंक्लूड होती है। तो अपन ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये अपने को कहना क्या चाहता है इससे, राइट। सो freedom include the right to control one health and body, for example, sexual and the reproductive rights, and to be free from interference, for example, free from torture and continuous medical treatment and experimentation. तो फ्रीडम क्या होती है, फ्रीडम माने कि आपको अपने बॉडी पे फुल कंट्रोल होना चाहिए अगर आप हेल्थ से कुछ रिलेटेड डील कर रहे हो। Entitlements include the right to a system of health protection that gives everyone an equal opportunity to enjoy the highest attainable level of health, ठीक है। तो entitlement मतलब क्या होता है, एक राइट होती है हेल्थ प्रोटेक्शन की जो कि एवरीवन हर जने को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने हेल्थ को लेके हाई लेवल तक अचीव कर पाए, राइट। तो अपन देख लेते हैं कि कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है क्या। तो हाँ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो डायरेक्टली डील करता है, किससे रिलेटेड डील करता है ये, ऑन
ऑन ह्यूमन राइट्स, राइट, डायरेक्टली ये आपसे डील करता है। फंडामेंटल राइट्स कौन सा आ जाता है अपना, फंडामेंटल राइट्स आ जाता है अपना आर्टिकल 21, ठीक है। उसके बाद अगर अपन अब डीपीएसपी देखें तो डीपीएसपी में कौन सा आता है, जैसे कि आर्टिकल 39, 42, 43, 47, ये सारे के सारे अपने हेल्थ से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है क्या, मतलब कि कोई जुडिशरी ने कोई केस में कुछ वो दिया है क्या, रूलिंग दी है क्या, तो परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इन्होंने बोला कि भले कोई भी डॉक्टर हो जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो या प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन हो, उसको एक लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि राइट टू हेल्थ की अब ये अपन ने कुछ रिलेटेड प्रोविजंस लिखे कि अपने यहाँ पे कौन से प्रोविजंस है जो कि राइट टू हेल्थ से डायरेक्टली डील करते हैं, राइट। तो अपन अब ये देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, राइट टू हेल्थ की कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगी, राइट। तो अपने यहाँ पे पॉकेट, जब भी अपन ये देखते हैं कि कुछ भी अगर मेडिकल एक्सपेंसेस आता है तो अपने यहाँ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो डायरेक्टली अपन उससे डील कर, मतलब काफी सारे जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली पॉवर्टी के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। सो वाइड एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, ये भी एक चीज है जो कि आपको समझ आनी चाहिए कि लोगों को वाइड एक्सेस नहीं है हेल्थ सर्विसेज का, इसलिए राइट टू हेल्थ अगर एक राइट अपन मानेंगे तो अपन लोगों को इजीली ये चीज प्रोवाइड करा पाएंगे, राइट। तो चलते हैं पर अपने थोड़े से चैलेंजेस पे। तो अपने यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या हैं, सबसे अपने यहाँ चैलेंजेस है इनएडुकेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर अपन चैलेंजेस लिखूं मैं आपको तो इनएडुकेट इंफ्रा, ठीक है। तो ये अपने यहाँ एक चैलेंजेस, ठीक है। हाई डिजीज बर्डन, तो अपने यहाँ डिजीजेस का बर्डन बहुत ज्यादा है, राइट। जैसे कि मलेरिया हो गया या डायबिटीज हो गया, ये सारी चीजों के जो भी इफेक्ट्स हैं ये बहुत अपने यहाँ ज्यादा हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है। उसके बाद जाके अपन देखते हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी, ये अपने यहाँ काफी है, ठीक है। अपने यहाँ पे मेल फीमेल को सेम लेवल पे ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो लिमिटेड हेल्थ फाइनेंसिंग, मतलब कि अपने यहाँ हेल्थ को इतना ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता है जितना अपन डिफेंस सेक्टर्स या दूसरे सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। सो अपने यहाँ क्या होना चाहिए, अपन अगर वे फॉरवर्ड लिखना चाहें तो अपन वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे, अपन वे फॉरवर्ड में ये लिखेंगे कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। जीडीपी में हेल्थ को एक अलग सा और जीडीपी इंक्रीज किया जाए कि हाँ, मतलब जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज किया जाए जिससे कि अपन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज इजीली प्रोवाइड करें लोअर लेवल तक या कम्युनिटी लेवल तक। तो आप ये देख सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि डिजीजेस जो अपने यहाँ इतनी बढ़ रही हैं तो डिजीजेस का आप सर्वेलेंस करें, उसके लिए आप काफ़ी सारी वैक्सीन निकालें कि आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, या दूसरे अदर मेजर्स लें या सैनिटरी मेजर्स लें, या जैसे स्वच्छ भारत अभियान को और बढ़ाएं आप, कि जो अगर ज़्यादा क्लीनिंग होगी तो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव उसका ट्रीटमेंट भी हो पाएगा, राइट। डिजीज मोस्टली क्यों होते हैं, क्योंकि अपने यहाँ क्लीनिंग की प्रॉब्लम रहती है, राइट। तो आप रोड्स को क्लीन करें, एनवायरनमेंट को क्लीन करें तो आप मोस्टली इससे भी डील कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं, तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया राइट टू हेल्थ से रिलेटेड आपके कौन से, आप फ्रीडम क्या होता है, इंटाइटलमेंट क्या होती है, कुछ रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो मैंने आपको चारों की चारों चीज़ें आप डायरेक्टली मीन्स के आंसर में यूज कर सकते हैं अपनी। फिर मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताई, चैलेंजेस बताए उसके, ठीक है, उसकी वे फॉरवर्ड्स बता दी मैंने आपको, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपका मीन्स का आंसर फुल रेडी है। तो अपन चलते हैं, अपन अपने मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। अपन के मेंस का क्वेश्चन अपना क्या कहता है, अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज प्रीरिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया एक्सप्लेन 2018 में आया। तो आप ये देखिए, लोकल कम्युनिटी हेल्थ केयर इंटरवेंशन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया। तो कहाँ की बात हो रही है, हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया। तो अपने आर्टिकल में डायरेक्ट बात थी कि राइट टू हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वो आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। डिस्कस द चेंजेस इन द ट्रेंड्स ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 डिकेड्स। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे लेबर आउटसाइड मूव करती है और कैसे वो इनसाइड मूव होती है। तो आप देखिए उस चीज का कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे डायरेक्टली वो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप उसको कैसे इजीली आंसर आउट करेंगे, जहां मैंने आपको लेबर से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो अगर आप इसके ऊपर आंसर जरूर लिखें तो आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें, मैं उसको चेक करके रिव्यू जरूर दूंगा। तो मिलते रहेंगे अपन और आर्टिकल्स के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अपन और ट्यूटोरियल्स के साथ 11 मई को।